नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो थर्मल फिजिक्स में आज का टॉपिक हमारे पास है सरफेस फिल्म्स एंड वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विद द टेम्परेचर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें कवर करना है। तो एक्चुअली इस टॉपिक को इतने अच्छे से कवर बुक्स में यदि देखें तो नहीं किया गया है। इवन इन केटली एंड जेमेंस्की इस टॉपिक को थोड़ा सा ही कवर किया गया है, ज़्यादा कवर नहीं किया गया। इवन गर्ग बंसेलन घोष में इसका थर्मोडाइनमिक्स ऑफ सरफेस फिल्म्स को कवर किया गया है। ठीक है ना, सरफेस फिल्म और सरफेस टेंशन के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई गई है, लेकिन ये सिलेबस का पार्ट होता है और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ सब टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करना है इसमें, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो सरफेस फिल्म क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन क्या होता है उसको हम जानेंगे मैथमेटिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली, एंड वर्क इन चेंजिंग द एरिया ऑफ अ सरफेस फिल्म, मोलिकुलर ओरिजिन क्या होता है सरफेस टेंशन का, वेरिएशन क्या होता है सरफेस टेंशन विद टेम्परेचर। तो कुछ एम्पेरिकल रिलेशन हम देखेंगे जो शो करेगा किस तरीके से सरफेस टेंशन और टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। ठीक है, एंड देन वी विल हैव थर्मोडाइनमिक्स ऑफ सरफेस टेंशन। हम थर्मोडाइनमिक्स देखेंगे सरफेस टेंशन की, ठीक है ना, और हाउ इट वेरीज विद द टेम्परेचर, ये भी हम थर्मोडाइनमिक्स ऑफ अ सरफेस फिल्म की मदद से जान सकते हैं। देन वी विल हैव फर्स्ट TDS इक्वेशन फॉर अ सरफेस फिल्म, सेकंड TDS इक्वेशन, आइसोथर्मल स्ट्रेचिंग ऑफ अ सरफेस फिल्म, एडियाबैटिक स्ट्रेचिंग ऑफ अ सरफेस फिल्म। सो दीज आर सम टॉपिक्स विच वी हैव टू कवर। तो काफ़ी सिंपल टॉपिक है, आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने PVT सिस्टम पढ़ा है, हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम यदि हमने पढ़ा है तो सिमिलरली उसी की तरह ये है हमारे पास सरफेस फिल्म का थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना, तो कुछ भी टिपिकल नहीं है। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखो सरफेस फिल्म क्या होता है। सरफेस फिल्म एक्चुअली में थिन लेयर है, या हम कहें थिन मेम्ब्रेन है ना, क्या है, थिन लेयर या थिन मेम्ब्रेन है that form at the interface between two phases, typically at liquid air या liquid बाउंड्री। अब देखो जैसे ये मेरे पास क्या है, वाटर है ना, वाटर है और वाटर के ऊपर क्या है, एयर है। तो ये क्या हो गया, वाटर एयर मेरे पास एक सिस्टम हो गया। ठीक है ना, समझ में आया, जिसको हम कह सकते हैं लिक्विड एयर। तो उसका जो इंटरफेस है उस पर क्या है, एक मेम्ब्रेन बन जाती है, एक सरफेस फिल्म बन जाती है। ठीक है ना, एक थिन फिल्म या थिन लेयर्स है मॉलिक्यूल्स की। सरफेस फिल्म क्या है, थिन लेयर है मॉलिक्यूल्स की, और उसकी थिकनेस लगभग एक मॉलिक्यूल की थिकनेस के बराबर होती है। समझ में आया। एग्जाम्पल के लिए ऑयल फिल्म्स ऑन वाटर, सोप फिल्म्स एक्सेट्रा। समझ में आया। अब देखो जैसे ये मेरे पास क्या हो गया, वाटर हो गया है ना, और ये मेरे पास क्या हो गया, एयर हो गया। तो इसकी सरफेस पर क्या, इंटरफेस पर क्या होगा, एक फिल्म बनेगी, थिकनेस है, थिन लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, समझ में एग्जिस्ट करेगी, उसी को हम सरफेस फिल्म बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर आपने देखा होगा पोंड वगैरह में, तालाब वगैरह में आपने देखा होगा बहुत सारे मॉस्किटो होते हैं, है ना, या वो मॉस्किटो घर में जैसे कूलर वगैरह होता है उसमें यदि मॉस्किटो देखो वाटर की सरफेस पर आराम से रेस्ट कर सकते हैं। तो वो वाटर की सरफेस पर रेस्ट कर रहे हैं, तो किस सरफेस पर, उस सरफेस फिल्म एक थिन फिल्म है ना, जो वाटर और एयर के बीच में एग्जिस्ट करती है, उस पर वो रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये क्या है, पेपर क्लिप है। आप यदि इस पेपर क्लिप को वाटर पर आराम से रखोगे, रेस्ट करोगे, तो ये उस पर एग्जिस्ट कर जाएगा, पानी में सिंक नहीं करेगा, डूबेगा नहीं। ठीक है ना, तो वेयर इट एग्जिस्टिंग, इट इज एग्जिस्टिंग ऑन सरफेस फिल्म। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, सोप फिल्म है। क्या है, सोप फिल्म है। ठीक है, तो यदि आप कोई मेटल की एक सरफेस, मेटल का एक फ्रेम ले लो, क्या ले लो, ये मेटल का फ्रेम लो और इसको क्या करना है, डिप करना है, आप डुबो दो। किस में डुबोना है, सोप सॉल्यूशन में डुबो दो आप इसको, है ना, और धीरे से आप यदि इसको निकालोगे तो आप देखोगे यहाँ पर एक फिल्म एग्जिस्ट करेगी, सरफेस फिल्म बन जाएगी, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। तो यही क्या है, सरफेस फिल्म है। ठीक है ना, तो समझ में आया सरफेस फिल्म के बारे में। अब देखो हम कोइन को भी रेस्ट कर सकते हैं, ये क्या है, कोइन है। ठीक है ना, और वाटर की सरफेस पे इसको आराम से रखना है तो वो सरफेस फिल्म जो है उस पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो समझ में आया सरफेस फिल्म। तो सरफेस फिल्म एक्चुअली में क्या है, थिन मेम्ब्रेन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है ना, डेट एग्जिस्ट एट द इंटरफेस बिटवीन टू फेजेस, टिपिकली एट लिक्विड एयर और लिक्विड बाउंड्री। थिकनेस क्या होती है, लगभग 1 मॉलिक्यूल थिकनेस होती है। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। अब बात करते हैं हम सरफेस टेंशन की। एक्चुअली में सरफेस टेंशन की वजह से ही सरफेस फिल्म जनरेट होती है। यदि सरफेस टेंशन नहीं होगा तो सरफेस फिल्म नहीं बनेगी। टेंशन के बारे में तो हम जानते हैं, समझ में। अब देखो लेट अस इमेजिन, सी होता है ना, जैसे सी है ना, तो सी में क्या होता है, वॉस्ट एरिया होता है ना, बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक है, तो इतना बड़ा एरिया होता है सी का, तो उसमें उसकी जो वाटर की अपर लेयर होती है उसमें टेंशन प्रोड्यूस नहीं हो सकती, तो एक तरीके से टेंशन ब्रेक हो जाती है ना। बहुत बड़ा एरिया होता है ना सी का, तो सी की सरफेस यदि वो शांत रहे, सी तो शांत मतलब स्टिल नहीं रहता ना, तो टेंशन ब्रेक हो जाती है, तो सरफेस फिल्म जो होती है उस पर एग्जिस्ट नहीं कर पाती है ना। आप ऐसे समझो इस चीज़ को कि जैसे मेरे पास जैसे दूध होता है ना, दूध के ऊपर एक मलाई जम जाना है ना, तो उस मलाई जो होती है ना मिल्क के ऊपर, है ना, तो मिल्क के ऊपर जो मलाई है उसको इमेजिन करो, इट इज एनालोगस टू सरफेस फिल्म। समझ में आया, क्या है, इट इज एनालोगस टू सरफेस फिल्म। ठीक है, और जितना कम एरिया होगा उतने ही सरफेस फिल्म, इतनी ही सरफेस जो फिल्म है वो एग्जिस्ट करेगी। एरिया ज़्यादा होगा तो सरफेस फिल्म एग्जिस्ट नहीं करती। तो सरफेस टेंशन जो होती है, सरफेस टेंशन इज एक्चुअली फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, फोर्स
पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो उस सरफेस के ऊपर फोर्स लगती है और वो पर यूनिट, उसी फोर्स पर यूनिट लेंथ को ही हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। ये जितनी ज़्यादा कम होगी ये हमारे पास जो सरफेस टेंशन है वो जितनी ज़्यादा होगी तो सरफेस फिल्म भी हमारी इतनी अच्छी जनरेट होती है, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, टेंडेंसी होती है किसकी, टेंडेंसी लिक्विड सरफेस की। यदि लिक्विड कहाँ है, रेस्ट में। अब जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे सी होता है, सी का वास्ट एरिया होता है, बहुत बड़ा लार्ज एरिया होता है ना। सी रेस्ट में तो नहीं होता है, उसकी वाटर बहुत जल्दी मूव करती रहती है ना, वाटर जो होता है सी का तो मूव करता रहता है, तो उस पर सरफेस फिल्म जनरेट होगा नहीं, एक थिन फिल्म जनरेट होगा नहीं। तो सरफेस टेंशन की टेंडेंसी होती है लिक्विड सरफेस की, कब, रेस्ट में हो, है ना, टू श्रिंक एंड अटेन मिनिमम पॉसिबल एरिया। समझ में आया क्या, मिनिमम पॉसिबल एरिया। तो सरफेस टेंशन क्या होती है, टेंडेंसी होती है लिक्विड सरफेस की एट रेस्ट, ताकि वो श्रिंक कर सके, है ना, मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया ले सके। अब जैसे बबल्स होते हैं, है ना, तो बबल्स जो होते हैं, आप सोप बबल्स आप जानते हो, है ना, आप बनाया भी हो गया आपने बचपन में सोप बबल्स। तो सोप बबल्स जो होते हैं स्फेरिकल शेप अटेन करने की कोशिश करते हैं, है ना, क्यों, टू मिनिमाइज देयर एरिया, अपने एरिया को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, ठीक है ना। अभी देखो, आप इसको देखो, ये भी क्या सोप फिल्म ही है, क्या है, एक सोप फिल्म हम इमेजिन कर सकते हैं। तो ये एक मेटल का फ्रेम हो गया, समझ में आया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, मैंने अभी अभी हमने देखा यहाँ पर ये एग्जाम्पल, है ना, तो ये एग्जाम्पल हमने अभी देखा, तो ये सेम ही तो चीज़ मैंने यहाँ पर बनाई है, आप यदि देखो, ठीक है। तो एक थिन लेयर यहाँ पर बन जाती है। तो ये जो आर्म है, ये जो आर्म है ये मूवेबल है, तो जो फिल्म है ना ये श्रिंक करने की कोशिश करेगी, जितनी ज़्यादा श्रिंक होगी उतनी सरफेस फिल्म हमारी मतलब अच्छी जो होती है एग्जिस्ट करती है। और यदि ये एरिया बढ़ जाएगा तो ये जो सरफेस फिल्म है ना, ये जो सरफेस फिल्म है ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, समझ में आया। तो ये मिनिमाइज करने की कोशिश करती है सरफेस, वो सरफेस टेंशन जो होती है, क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, जो श्रिंक करने की या जो सरफेस एरिया होता है लिक्विड का उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, समझ में आया, ठीक है। अब ध्यान से देखना है हमें, तो ठीक है ना। तो आप कंसीडर करो, एक लिक्विड फिल्म कंसीडर कर लिया, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम हो गया, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ये क्या हो गया, मूवेबल आर्म हो गया मेरे पास, ठीक है ना, जिसकी लेंथ कितनी है, एल। तो इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी हो गई, एल। तो इफ अ फोर्स एफ इज अप्लाइड टू कीप दिस साइड इन इक्विलिब्रियम, है ना, यदि एक फोर्स हमें अप्लाई करें टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम, क्यों, अब देखो ये जो टेंशन जो है इसमें रहेगी, सरफेस में जो टेंशन होगी वो तो इस साइड श्रिंक करने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं एक फोर्स इधर अप्लाई कर देता हूँ एफ, है ना, ताकि ये क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, समझ में आया। ये तो टेंशन हो गई मेरे पास, है ना, विच इज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, समझ में आया, जिसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन को हम क्या होता है, चाहे तो सिग्मा से या गामा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। हम जनरली सिग्मा से मैंने लिखा हुआ है थ्रू आउट द दिस लेक्चर। तो वो मिनिमाइज करने की कोशिश करता है एक फोर्स, ठीक है ना, टू कीप टेंशन मिनिमाइज करने की कोशिश करता है एरिया, ठीक है ना, जो टेंशन सरफेस में होती है वो उसको क्या करती है, मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। तो सरफेस टेंशन के इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग परपेंडिकुलर टू एन इमेजिनरी लाइन ऑन अ लिक्विड सरफेस। अब आपको ये कोई लिक्विड सरफेस ले ली, ठीक है ना, समझ में आया, उस पर आपको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो, तो इस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा, है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो एक्चुअली में हमने डिफाइन करने का तरीका है हमारे लिए, है ना। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग परपेंडिकुलर टू एन इमेजिनरी लाइन, ये कोई इमेजिनरी लाइन ले लो और इसके परपेंडिकुलर हमने यदि फोर्स एज्यूम करें, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब देखो ये स्ट्रेच करेगा तभी तो सरफेस फिल्म आएगी, समझ में आया, ठीक है, नहीं तो नहीं होगी। टेंस टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया को क्या कर रहा है, मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो सरफेस फिल्म की दो सरफेस होती है, एक तो ये देखो अपर हो गई और एक इसके नीचे की हो गई बॉटम, है ना। आप देखो यहाँ से इस चीज़ को समझ सकते हैं, देखो एक ये वायर हो गया, है ना, समझ में आया। तो ये जो ये सरफेस फिल्म है ना, देखो ये साइड व्यू दिखाया, क्या दिखाया, साइड व्यू है। तो इसकी जो थिकनेस है, देख तो एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, बहुत ही माइन्यूट थिकनेस है फिल्म मेम्ब्रेन की, है ना, समझ में आया। तो दो सरफेस है, तो सरफेस टेंशन जो है, सरफेस कितनी है, दो है, समझ में आया, कोई डाउट है, ये आप वायर देख सकते हैं। तो इसी वजह से तो सिग्मा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स और लेंथ क्या हो गई, दो है हमारे पास। 1/2 arises because the liquid film has two surfaces each contributing equally to the force, समझ में आया, each surface is contributing equally to the force। अब देखो थर्मोडायनेमिकली यदि हम बात करें तो सरफेस टेंशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज गिव्स फ्री एनर्जी पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया, ये होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये कहाँ से आया है, ठीक है ना। अब इसको मैं जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा सरफेस फिल्म का तब मैं डिस्कस करूंगा, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना, नहीं तो अभी समझ में नहीं आएगा। अभी इसी लेक्चर में जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे सरफेस फिल्म का तब हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। बस एज अ डेफिनेशन आप ध्यान रख सकते हो कि इस तरीके से भी सरफेस फिल्म को डिफाइन करते हैं, कैसे वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखो वर्क इन चेंजिंग द एरिया, अब वर्क कितना होगा यदि हम सरफेस फिल्म का एरिया चेंज करने की कोशिश करें, ठीक है। आप देखो ध्यान से, तो ये मेरे पास क्या है, सरफेस फिल्म ही तो है। तो मैंने सपोज मेरे पास क्या हो गया,
यहाँ मैंने इस मूवेबल आर्म को ना फोर्स F से एक्सर्ट करा और ये कितना डेल एक्स मूव कर गया, समझ में आया। तो डेल एक्स क्या हो गया, मूवमेंट हो गई, समझ में आया। तो वर्क मैंने कितना किया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म, फोर्स मैंने कितनी लगाई F, है ना, और ये कितना मूवमेंट किया, डेल एक्स, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट है। तो अल्टरनेटिवली यदि मैं बात करूँ, सरफेस टेंशन कैन बी इंटरप्रेटेड एज वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय 1 यूनिट, ठीक है। वो कैसे, अभी ध्यान से देखो। तो अभी मैंने बताया हमें क्या निकालना, वर्क इन चेंजिंग द एरिया ऑफ सरफेस फिल्म। तो लेट अस अज्यूम अ स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड, है ना, इधर टेंशन लगा हुआ है, तो टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम, है ना, यदि ये नहीं होगा तो सोप मिनिमाइज होने की कोशिश करेगा, सिंक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अ फोर्स इज अप्लाइड F टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। तो डेल एक्स अमाउंट मूवमेंट इज देयर, तो वर्क डन हमने कितना किया, W इज इक्वल टू F डेल एक्स, ठीक है। ये एरिया जो है, ये एरिया बढ़ा तो कितना एरिया बढ़ गया, लेट अस सी, तो ये क्या है, L लेंथ हो गई, है ना, और ये विड्थ हो गई, ये डेल एक्स हो गया। एरिया 2 होगा क्योंकि 2 सरफेस है ना, एक अपर एक बॉटम, या एक साइड व्यू से यदि हम देखें और एक इसके पीछे वाली, तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे, हम जानते हैं सिग्मा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, समझ में आया। तो यही तो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो देखो यदि मैं ऊपर नीचे डेल एक्स की मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर नीचे यहाँ भी मैंने डेल एक्स की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या हो गया, वर्क डन हो गया, है ना, और ये क्या होगा, चेंज इंक्रीज इन एरिया, ये इंक्रीज इन एरिया हो गया। तो हमने अभी यहाँ से यही तो मेरे पास आया है ना, अभी अभी मैंने यही तो प्रूफ किया है। तो सरफेस टेंशन क्या है, ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ सरफेस टेंशन क्या है, वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय 1 यूनिट। यदि मैं डेल एल 1 यूनिट एरिया इंक्रीज कर दूं तो मेरे पास जो सरफेस टेंशन है वो वर्क के इक्वल आ गई, है ना। तो यदि हम सरफेस फिल्म का एरिया इंक्रीज करें बाय 1 यूनिट, देन डेट वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय 1 यूनिट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, समझ में। तो सरफेस टेंशन कैन बी इंटरप्रेटेड एज वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय 1 यूनिट, ठीक है ना। ये डेफिनेशन समझ में आ गई आपको। अच्छा, तो हमने अभी अभी क्या प्रूफ किया, सिग्मा इज इक्वल निकाला, सिग्मा इज इक्वल टू डेल ए। तो वर्क डन मैं निकाल सकता हूँ अपना, है ना। यदि हमने मान लो पहले एरिया ए आई था और बाद में एरिया ए एफ हो गया, तो सिग्मा डी ए, है ना, ये इधर जाके अब मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना, इसको इंटीग्रल फॉर्म में रख दिया। तो दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द सरफेस, समझ में आया। तो काफ़ी बार तो ये जो वर्क एनर्जी है ना, वो सॉरी जो वर्क है, इट इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द सरफेस। तो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो किसके इक्वल आई है, वर्क ही तो है, और वो वर्क किसके इक्वल है, सरफेस टेंशन के। इसलिए सरफेस टेंशन को कभी कभी सरफेस एनर्जी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सरफेस एनर्जी। वर्क क्या है, वर्क इज पोटेंशियल एनर्जी, समझ में, एसोसिएटेड विद द सरफेस फिल्म। तो इसी वजह से सरफेस टेंशन को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी भी बोल देते हैं, ध्यान रखना। अब देखो मोलिकुलर ओरिजिन ऑफ सरफेस टेंशन के बाद यदि हम बात करें किस तरीके से ओरिजिनेट होता है, तो देखो सरफेस टेंशन में यदि हम लिक्विड की यदि बात करें ना, बुल्क ऑफ लिक्विड, तो देखो ये जो मोलिक्यूल है इसको चारों तरफ से इस पर फोर्स लगेगा, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, है ना, हर डायरेक्शन में। इन बुल्क ऑफ लिक्विड यदि मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर भी हर तरफ से खींचा जाएगा, इस पर फोर्स लगेगा। लेकिन जो 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 हमारे पास अपर सरफेस पर है, तो उस पर देखो यहाँ नीचे फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा, ये फोर्स रहेगा और ये, है ना। तो ये इस एरिया में तो फोर्स नहीं है बिल्कुल भी, समझ में। तो ध्यान से देखो, ये जो रेड कलर से बना हुआ है ना, ये और ये स्ट्रेच कर रहा है सरफेस को, तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है, समझ में। अब ध्यान से देखो, इस तरीके से कर रहा है ताकि ये पूरा एरिया क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, क्या हो जाए, पूरा मिनिमाइज। इसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। ये तभी तो एग्जिस्ट करेगा यदि आप इसको ध्यान से देखो, इस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये देखो, ये हमारे पास अपोजिट फोर्सेस हैं, है ना, दे आर एक्टिंग एज टेंशन इन द सरफेस फिल्म, है ना, समझ में आया। क्योंकि और इन, अब देखो अपर यहाँ तो चारों तरफ से उस क्या हो रहा है, ऑल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म फोर्सेस लग रहा है। तो बुल्क में क्या, मोलिक्यूल्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। तो नेट फोर्स तो जीरो आ गया, तो यहाँ नेट फोर्स तो जीरो है ना, नेट फोर्स जीरो है। लेकिन इस मॉलिक्यूल पर क्या नेट फोर्स जीरो है, नहीं है नेट फोर्स जीरो। देखो इस साइड से ये अपोजिट हो गया, यहाँ पे डाउनवर्ड इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है, तो नेट फोर्स तो जीरो है नहीं। तो सरफेस पर एक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, क्या कर रही है, एक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है जो मिनिमाइज करना चाहती है सरफेस एरिया, समझ में, वही होती है सरफेस टेंशन। उसको ही हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो सरफेस के मॉलिक्यूल है वो इनवर्ड पुल होते हैं, क्या आते हैं, अंदर की तरफ खींचेंगे, क्योंकि यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है उसको अंदर की तरफ खींचेंगे, बाहर कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो वो ऊपर की तरफ खींचेंगे नहीं, समझ में आया, ठीक है। और बट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स फ्रॉम अबव, ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगता, सारा फोर्स अंदर ही खींचने की कोशिश करता है। सो सम फोर्स एग्जिस्ट, नेट फोर्स होता है कुछ ना कुछ, वही नेट फोर्स सरफेस फिल्म को जनरेट करता है, ठीक है ना। देयरफॉर ब्रिंगिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द बुल्क टू द सरफेस, ठीक है, टू क्रिएट न्यू सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखो, ब्रिंगिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द बुल्क टू द सरफेस टू क्रिएट न्यू सरफेस एरिया। अब जब ये, अब ये हो गया हमारे पास, है ना, ये जो हमें
जो अब यहाँ पर सरफेस पर मॉलिक्यूल है वो इनवर्ड फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, इनवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूल्स नीचे आने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, सो डेट नीचे आ रहे हैं, है ना, तो यानी ब्रिंगिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द बिल्क टू द सरफेस, और जो नीचे हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर आने की कोशिश करते हैं। एक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है ना, टू क्रिएट न्यू सरफेस एरिया रिक्वायर्स वर्क अगेंस्ट दीज कोहेसिव फोर्सेस विच मैनिफेस्ट मैक्रोस्कोपिकली एज सरफेस टेंशन। समझ में आया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सरफेस टेंशन था। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं वेरिएशन कैसे होता है सरफेस टेंशन का टेम्परेचर के साथ, ठीक है ना। तो देखो जितने भी प्योर लिक्विड्स होते हैं थर्मोडायनेमिकली, है ना, इन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ एंड वेनिसेस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। सीधी सी बात है, आप जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे किसी भी लिक्विड का, है ना, ये मेरे पास सपोज क्या हो गया, लिक्विड हो गया, और ये क्या हो गया, एयर हो गया। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है काइनेटिक एनर्जी लिक्विड्स की बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी, सरफेस मॉलिक्यूल्स मूव करने लगेंगे विग्रेसली, ये सरफेस रेस्ट में नहीं रहेगी, इधर उधर मूव करेंगे, तो एक फिल्म जनरेट होगी नहीं, सरफेस फिल्म ही जनरेट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन ही नहीं है। समझ में आया, ठीक है। और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स की, थर्मल एजिटेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और इन मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ने की वजह से जो कोहेसिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होता है, ठीक है ना, वो वीक हो जाता है। समझ में आया, वो पार्शली ओवरकम कर लेते हैं, वो वीक हो गया, सरफेस जो थिन सरफेस होगी वो फॉर्म ही नहीं होगी। समझ में आया। तो सरफेस टेंशन रिप्रेजेंट्स वर्क रिक्वायर्ड टू क्रिएट यूनिट सरफेस एरिया, हम जानते हैं। द रिडक्शन इन कोहेसिव फोर्सेस लोअर्स दिस वर्क्स, है ना, जो कोहेसिव फोर्स होता है वो लोअर कर देता है इस वर्क को, सरफेस टेंशन फॉर्म ही नहीं होगी। तो टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन नहीं होगा, एक सरफेस फिल्म जनरेट ही नहीं होगी। तो सीधे शब्दों में यदि बात कहे तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, कहानी खत्म। समझ में आया। और फिर एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहाँ पे सरफेस टेंशन जीरो हो जाएगा, बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया। टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन वीक होती है, डिक्रीज होती है, और एक ऐसे टेम्परेचर आएगा जहाँ पे सरफेस टेंशन, एक टेम्परेचर होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, वेयर सरफेस टेंशन टेंड्स टू जीरो। समझ में आया। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है ना, बढ़ाते जाओ, फिर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, है ना। तो जो लिक्विड और ये एयर हो गया, है ना, तो ये जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड किस में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा ना, लिक्विड और वेपर क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे ना, सारा लिक्विड क्या बन जाएगा, डिस्टिंक्शन ही खत्म हो जाएगा ना लिक्विड और वेपर में। तो डिस्टिंक्शन जो है लिक्विड वेपर में वो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि सारा लिक्विड क्या हो गया, वेपर में बदल गया। समझ में आया। इवन इफ इट देयर सम लिक्विड इज देयर वी कैन नॉट डिफरेंशिएट। तो इस टेम्परेचर पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नो लॉन्गर सफिशिएंट टू मेंटेन अ लिक्विड सरफेस मेंटेन ही नहीं होगी, लिक्विड सरफेस टेंशन कहाँ से होगी फिर। समझ में आया। तो ध्यान रखना। तो सीधी सी बात है, क्रिटिकल टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर एट विच सरफेस टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो, है ना। और डिस्टिंक्शन जो होता है लिक्विड और वेपर फेस में वो डिसअपियर हो जाता है। समझ में आई चीज़ें। अब बात करते हैं कुछ एम्पिरिकल रिलेशनशिप्स की, है ना, जो टेम्परेचर का वेरिएशन शो करते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन। अब देखो कुछ एम्पिरिकल रिलेशनशिप्स हैं जो विच हैव बीन प्रपोज्ड टाइम टू टाइम टू डिस्क्राइब वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विद टेम्परेचर। पहला होता है लीनियर अप्रोक्सीमेशन। क्या मतलब, फॉर स्मॉल टेम्परेचर रेंज, ध्यान रखो, यदि हम बहुत ही कम टेम्परेचर बढ़ाएं, इंक्रीज करें, तो जो वेरिएशन होता है ना सरफेस टेंशन का, इट इज़ गिवन बाय सिग्मा नोड 1 माइनस के अल्फा डेल टी, ये होता है। ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विद टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली लीनियर। कब होगा लीनियर, ध्यान से देखो, यदि ये वैल्यू बहुत ही कम है, ध्यान से देखो, ये वैल्यू क्या बहुत कम है, यानी बहुत ही कम टेम्परेचर हम बढ़ाएं, है ना, हम टेम्परेचर वेरिएशन देखना चाहते हैं ना, सरफेस टेंशन किस तरीके से इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है सरफेस वो टेम्परेचर के साथ। तो यदि हम स्मॉल टेम्परेचर रेंज रहे या बहुत कम टेम्परेचर बढ़ाए तो ये वैल्यू डेल्टी बहुत कम आएगी। तो जब ये वैल्यू बहुत कम आएगी तो 1 माइनस समथिंग होगा, तो कुछ कम, बहुत ही कम डिक्रीज हो रहा है, तो इट इज ऑलमोस्ट क्या है, लीनियर है ना। सिग्मा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सिग्मा नोड, यानी जितना पहले था लगभग उतना सही है विद स्मॉल वेरिएशन। समझ में आए। तो जब स्मॉल टेम्परेचर रेंज के लिए सरफेस टेंशन जो होती है लीनियरली वेरी करती है। तो दिस रिलेशन एज्यूम्स दैट रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ सरफेस टेंशन विद टेम्परेचर रिमेन्स नियरली कांस्टेंट ओवर अ लिमिटेड टेम्परेचर। समझ में आया, इट ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो सिग्मा नोड क्या है, सरफेस टेंशन एट रेफरेंस टेम्परेचर टी नोड, और अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट है सरफेस टेंशन का। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 माइनस के अल्फा टी माइनस के टी नोड, या इसको डेल टी लिख लो। पहले टेम्परेचर टी नोड था, फिर बाद में हमने टी कर दिया, है ना। और ये बहुत ही कम डिफरेंस है टेम्परेचर का, स्मॉल टेम्परेचर रेंज है। तो स्मॉल टेम्परेचर रेंज के लिए सरफेस टेंशन डिक्रीज तो होती है, बट इट शोज अप्रोक्सीमेटली लीनियर वेरिएशन। ठीक है ना। तो ग्राफ से हम देख सकते हैं, ये सरफेस टेंशन हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली लीनियर वेरिएशन होता है, ये डिक्रीज हो रहा है ना। ठीक है ना। तो ध्यान रखना। ठीक है। तो देखिए ओटवोस रूल होता है, तो ओटवोस रूल ये शो करता है कि जो सरफेस टेंशन है ना
वो मोलर वॉल्यूम पर भी डिपेंड करती है ना, और डिक्रीजेज लीनियरली एज द क्रिटिकल टेम्परेचर इज अप्रोच्ड, और जैसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंचता है और वो डिक्रीज करती है, ठीक है। अब मान लो यानी मैं कहूँ यदि सिग्मा इज द सरफेस टेंशन और वी इज द मोलिकुलर वॉल्यूम या मोलर वॉल्यूम 2/3 इज इक्वल टू के इज सम कॉन्स्टेंट जिसको ओटवोज कांस्टेंट बोलते हैं, और टी सी इज क्रिटिकल टेम्परेचर माइनस के टी, ये ठीक है ना। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है ना, मास अपॉन में डेंसिटी, तो मास ऑफ द मोलर मास, ये क्या मोलर मास ऑफ द लिक्विड एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, है ना। तो इसीलिए m अपॉन रो को मैंने क्या लिख दिया, v लिख दिया। टी सी क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, और के क्या ओटवोज कांस्टेंट है। तो ओटवोज रूल ये कहता है कि जो सरफेस टेंशन है ना वो टेम्परेचर पर तो डिपेंड करती है, वो मोलर वॉल्यूम पर भी डिपेंड करती है। उसने ये बात कही, तो ये बात ध्यान रखना है ना। तो जनरली जो सरफेस टेंशन होती है सिर्फ और सिर्फ इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, बट ओटवोज रूल से कि वो मोलर वॉल्यूम पर भी डिपेंड करती है। इसमें भी कुछ खामियां थी, ठीक है ना, वो जो बाद में दुरुस्त की गई, समझ में आया, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने ये फॉर्मूला हमें दिया था। डिटेल में हमें जाने की आवश्यकता इसमें नहीं है। के का वैल्यू हमारे पास ये होता है 2.1 × 10⁻⁻⁷। तो ये रिलेशन शो करता है जो सरफेस एनर्जी है, या मैं कहूँ सरफेस टेंशन है ना, बताया था सरफेस टेंशन को हम सरफेस एनर्जी भी बोलते हैं, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करती है, हम जानते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट पर वैनिश हो जाती है ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू, देखो रियलिटी में क्या होता है, ये जो है वॉल्यूम पर डिपेंड, जनरली मोलर वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन को एटवोज ने कहा करता है, फिर उसने अपनी हाइपोथेसिस दी और ये एम्पिरिकल फॉर्मूला जनरेट किया। ये भी कोई के कांस्टेंट है, लेकिन यदि हम देखें यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, लीनियर वेरिएशन इज देयर विद द टेम्परेचर, ठीक है ना। फिर एक और व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, गगनहैम कतायामा इक्वेशन। तो गगनहैम कतायामा इक्वेशन में क्या होता है, वाइडर टेम्परेचर रेंज के लिए, अभी हमने देखा क्या स्लाइट टेम्परेचर रेंज के लिए हमने वेरिएशन देखा सरफेस टेंशन का, लेकिन गगनहैम कतायामा इक्वेशन जो है वाइडर रेंज के लिए भी वैलिड था। और उसने कहा वाइडर रेंज के लिए जो वेरिएशन होता है सरफेस टेंशन का, इट इज गिवन बाय दिस एम्पिरिकल रिलेशन, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये जेमिन्स्की की बुक में इसके बारे में लिखा हुआ है, सेम इक्वेशन है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो दिस इक्वेशन अकाउंट फॉर नॉन लीनियर वीकनिंग ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो जो लीनियर वीकनिंग थी वो तो हमने स्मॉल रेंज में देखा, लेकिन जो मोलिकुलर फोर्सेस होते हैं नॉन लीनियर वीकनिंग इज देयर ऑल्सो, है ना, एज द क्रिटिकल टेम्परेचर इज अप्रोच। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर तो सिग्मा जो है जीरो हो जाता है, सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है। तो गगनहैम कतायामा इक्वेशंस इनकॉर्पोरेट्स नॉन लीनियर वीकनिंग ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड वाइडर टेम्परेचर रेंज, ठीक है, समझ में। तो ये इक्वेशन आप ध्यान रख सकते हो, ये वेरिएशन होता है। फॉर मैनी ऑर्गेनिक लिक्विड्स n इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 11.9, ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं है, ये है। तो हमने अब समराइज यदि हम अपनी चीज़ों को करें तो हमने क्या समझा, यदि टेम्परेचर चेंज की बात करें, यदि इंक्रीज करेंगे तो जो डिक्रीज होगा क्या, कोहेसिव फोर्सेस, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने से, कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे और सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। यदि टेम्परेचर को घटाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, कोहेसिव फोर्सेस इंक्रीज होगा, कोहेसिव फोर्सेस इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, है ना। तो सरफेस टेंशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, दे विल लिक्विड विल ट्राई टू बी एट रेस्ट एंड इट विल ट्राई टू श्रिंक द सरफेस एरिया, तो सरफेस टेंशन बढ़ेगी। एट क्रिटिकल टेम्परेचर कोहेसिव फोर्सेस ऑलमोस्ट वेनिसेस और सरफेस टेंशन बिकम्स जीरो, ठीक है ना, समझ में आया। तो हम कह सकते हैं सिंपली एट टी इज इक्वल टू टी सी, सिग्मा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। बात करते हैं हम थर्मोडाइनमिक्स ऑफ अ सरफेस फिल्म। यदि हम थर्मोडाइनमिक्स की बात करें सरफेस फिल्म की, तो सरफेस फिल्म को हम थर्मोडाइनमिक सिस्टम ट्रीट कर सकते हैं। हमने अभी देखा था एक हमारे पास रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ठीक है ना, और हम उसको मूव करते हैं यदि विद फोर्स F, तो ये मेरे पास क्या सरफेस फिल्म है ना। तो ये मेरे पास क्या हो गया, थर्मोडाइनमिक सिस्टम हो गया। अब हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ, देखो हम क्या जानते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है किसी भी सिस्टम में, ठीक है ना, कैसे होता है। अब देखो, अब ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब सिस्टम में यदि हम कुछ एनर्जी प्रोवाइड करें, तो सिस्टम को मैंने कुछ एनर्जी प्रोवाइड की, डेल की अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने सिस्टम को प्रोवाइड की, ठीक है ना, और इट विल डू सम वर्क, तो इट विल डू सम डेल की अमाउंट ऑफ वर्क ऑल्सो। सिस्टम को मैंने कुछ एनर्जी दी और सिस्टम क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, समझ में आया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का बाय सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन, तब भी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, सम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन एंड इट विल परफॉर्म सम अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है ना। कोई डाउट है, ये मैं क्या लिख सकता हूँ, TDS। वर्क हमने अभी भी क्या निकाला है, सिग्मा डी, यही तो हमने निकाला है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, TDS इज इक्वल टू DU माइनस के सिग्मा DA, ठीक है। कोई डाउट है,
तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट लो है थर्मोडायनेमिक्स का फॉर सरफेस फिल्म। तो फर्स्ट लो हो गया हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का सरफेस फिल्म के लिए। और ये किसके एनालॉगस है, इट इज एनालॉगस टू सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम। सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम हमारे पास ये था ना, है ना। तो डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस के पी डी वी, ठीक है ना। कोई डाउट है, समझ में आई चीज़ें। अब हमें यहाँ से क्या, यदि आप ध्यान से देखो तो हमें क्या चीज़ें समझ में आ रही है। इन दोनों का हम कंपैरिजन यदि करें, क्या करें, इन दोनों का हम कंपैरिजन करें तो हम पाएंगे कि प्रेशर जो है उसको माइनस सिग्मा से रिप्लेस किया गया है और वॉल्यूम को एरिया से रिप्लेस किया गया है। बस ये दो चीज़ें आप अपने दिमाग में बैठा लो तो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, तो सरफेस टेंशन एक्ट्स एज नेगेटिव प्रेशर और सरफेस एरिया एक्ट्स एज कोरस्पोंडिंग एक्सटेंसिव वेरिएबल विच इज़ वॉल्यूम, ठीक है, समझ में आया। और इस फंडामेंटल रिलेशन से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। टीडीएस इक्वेशन निकाल सकते हैं, एनर्जी इक्वेशन निकाल सकते हैं, हीट कैपेसिटी रिलेशन निकालते हैं सरफेस फिल्म के लिए, ठीक है ना। और हीट कैपेसिटी रिलेशन एट कांस्टेंट एरिया, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट सरफेस टेंशन भी हम निकाल सकते हैं। इन कंप्लीट एनालॉजी विद हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन निकालना के दिखाना चाहता हूँ। तो हम जानते हैं, देखो हमारे पास क्या है, टीडीएस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस के सिग्मा डी, ये है, ठीक है। अब जब फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन हम निकालते हैं, हम एज्यूम क्या करते हैं, तो जब हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम था, कंप्रेसिबल सिस्टम, तो हम एंट्रोपी है ना, और हम V इंटू टेम्परेचर, ये हम एज्यूम करते हैं, है ना। एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो हम फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन निकालते हैं। तो अब हम सेकंड टीडीएस इक्वेशन निकालेंगे, वॉल्यूम की जगह मुझे क्या लेना होगा, एरिया, और ये टेम्परेचर। तो हमारी क्या निकलेगी, फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन निकलेगी। तो सिंपली वही चीज़ हमें करना है, चेंज इन एंट्रोपी हम कैसे लिख सकते हैं, डी एस इज इक्वल टू डेल एस अपॉन में डेल ए, ठीक है ना, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी ए प्लस डेल एस अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट एरिया, ये क्या हो गया, डी टी, ठीक है ना। अब मैं दोनों साइड यदि टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टी डी एस इज इक्वल टू टी डेल एस अपॉन में डेल ए टी डी ए प्लस के टी डेल एस अपॉन में डेल टी ए डी टी, ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना। देखो ये तो क्या हो गया, टी डी एस, ठीक है। अब देखो ये क्या है, डेल क्यू अपॉन में डेल टी, ये वाली यदि आप फॉर्म देखो सेम ही तो मैंने लिखा है ना। तो जब हम टेम्परेचर यही है, मैंने दोनों साइड टेम्परेचर की मल्टीप्लाई की है ना। तो ये टर्म पहले लिखी हुई है यहाँ, तो देखो डेल क्यू अपॉन डेल टी तो है, तो ये तो हीट कैपेसिटी बन गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, हीट कैपेसिटी, और ये एट कांस्टेंट एरिया, और ये क्या आ गया, डी टी, ठीक है। और प्लस ये टर्म मैं एज इट इज लिखता हूँ फिलहाल के लिए, टी डेल एस अपॉन में डेल ए डी टी डी ए, ठीक है। अब हम मैक्सवेल रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, मैक्सवेल रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था याद रखने का तरीका क्या। अब हमारे पास देखो ये क्या है, ये स्पेशल, देखो है ना, ये एरिया है, तो एरिया की जगह हम वॉल्यूम यदि मैं रखूं, देखो स्पेशल प्रोग्राम ऑन टी वी, हम ऐसे तो लिखते थे, ये हम किस तरीके से गए हैं, एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आया। तो देखो स्पेशल प्रोग्राम ऑन टी वी, तभी तो मैं डेल एस अपॉन डेल वी लिखूंगा, यहाँ डेल एस अपॉन डेल ही लिखा हुआ है। तो मैं यदि अब मैक्सवेल इक्वेशन मुझे लिखना होता तो मैं ये लिखता डेल पी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। मैं क्लॉकवाइज चला हुआ हूँ तो पॉजिटिव साइन आएगा, समझ में, लिख दूंगा, लिखो ना लिखो बात के। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मैं देखो क्या लिखूंगा, स्पेशल प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम की जगह मुझे पी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, मुझे पी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, माइनस के सिग्मा टेम्परेचर, और ये वॉल्यूम की जगह क्या लिखना पड़ेगा, एरिया। अब मैं फिर से ऐसे जब चलूंगा, अब तो ध्यान से देखना, मैंने रिप्लेस किया है ना, मैंने आपको बताया था। तो ये क्या लिखूंगा, डेल एस अपॉन में डेल ए टी, है ना, और ये डेल सिग्मा अपॉन में डेल टी और एट कॉन्स्टेंट एरिया, और ये माइनस साइन आएगा क्योंकि माइनस डेल है, ठीक है। अब मैं कैसे चलाऊं, क्लॉकवाइज चलाऊं तो पॉजिटिव साइन आ गया। यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता तो मुझे नेगेटिव साइन लिखना पड़ता, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते, कट जाते, समझ में आया। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस के डेल सिग्मा अपॉन में डेल टी। तो टी डी एस इज इक्वल टू सी ए डी टी माइनस के टी डेल सिग्मा अपॉन में, ठीक है ना, डेल टी एट कॉन्स्टेंट एरिया। तो ये मेरे पास फर्स्ट टी डी एस इक्वेशन आ गई, समझ में आया, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। सो दिस इज फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन। सिमिलरली मैं सेकंड टीडीएस इक्वेशन भी निकाल सकता हूँ। तो सेकंड टीडीएस इक्वेशन निकालूंगा तो मैं इस बार क्या करूँगा, प्रेशर और टेम्परेचर लेते हैं, तो इसमें कम सिग्मा और टेम्परेचर लेना पड़ेगा, समझ में आया, ठीक है। तो वेरिएशन यदि निकालना है तो देखो सेम वेरिएशन आएगा, आप ध्यान से देख सकते हो, है ना। चेंज इन एंट्रोपी डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट सरफेस टेंशन डी टी, है ना, समझ में आया। तो सेम चीज़ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चलो आपके लिए इसको लिख ही देता हूँ, ठीक है ना। तो ये डेल एस अपॉन में डेल सिग्मा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी प्लस के डेल एस अपॉन में डेल टी। अब देखो दोनों साइड टेम्परेचर के यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो टी डेल एस अपॉन में डेल सिग्मा टी प्लस के टी डेल एस अपॉन में डेल टी ना सिग्मा,
ठीक है ना, टेम्परेचर। देखो ये तो TdS हो गया इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, C सिग्मा, है ना, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी, और ये क्या आ गया, dt प्लस ये टर्म मैं पूरी एज इट इज लिखता हूँ, T डेल एस अपॉन में डेल सिग्मा T सिग्मा। समझ में आया? तो ये चीज़ मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसका इस्तेमाल करके फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन लिखना है। तो देखो ये क्या स्पेशल है ना, और ये क्या है, सिग्मा प्रेशर होता है, तो यानी स्पेशल प्रोग्राम ऑन TV ऐसा लिखना चाहिए मुझे, है ना। लेकिन मुझे क्या करना है, वॉल्यूम की जगह मुझे क्या करना है, एरिया लिखना है। तो देखो मुझे वॉल्यूम की जगह एरिया लिखना है, तो मैंने एरिया लिखा, ठीक है। और मुझे प्रेशर की जगह क्या लिखना है, माइनस के सिग्मा लिखना है, ठीक है। समझ में आया? अब मुझे कैसे चलना है, ऐसे, समझ में आया, ठीक है ना। देखो तो मैं अब इसको कैसे लिखूंगा, डेल एस अपॉन में डेल ई, ठीक है ना, माइनस साइन आएगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल ए अपॉन में डेल टी, है ना। ऐसे तो चलाऊँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज चलाऊँ, ठीक है, कोई डाउट है? तो ये मैं लिखूंगा अब इसको सिग्मा, ठीक है ना, कोई डाउट है? तो एंटी क्लॉकवाइज में चलाऊँ, तो एंटी क्लॉकवाइज में हम क्या लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, तो इसलिए माइनस से माइनस कट जाएगा। तो डेल एस अपॉन डेल सिग्मा इज इक्वल टू डेल ए अपॉन में डेल टी। समझ में आया? तो देखो ये मेरे पास डेल एस अपॉन डेल सिग्मा जो है डेल ए अपॉन में डेल टी आ जाता है। तो ये मेरे पास क्या होती है, सेकंड TdS इक्वेशन आती है। तो हम ऐसे कोई भी सिस्टम हो हमारे पास, हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम बात करें आइसोथर्मल स्ट्रेचिंग ऑफ अ सरफेस फिल्म, है ना, तो आइसोथर्मल स्ट्रेचिंग की बात करनी है, तो स्ट्रेचिंग में देखो क्या होता है, एरिया तो बढ़ेगा, DA इंक्रीज हो जाएगा। आइसोथर्मल के केस में DT जीरो होगा, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा। तो हम फर्स्ट TdS इक्वेशन की यदि बात करें, तो देखो हमारे पास फर्स्ट TdS इक्वेशन क्या ये थी, तो ये तो जीरो हो गया। समझ में आया? तो मेरे पास क्या बचा, TdS इज इक्वल टू माइनस के T डेल सिग्मा अपॉन डेल टी इंटू DA, ये बचा है ना। तो देखो ये मेरे पास टर्म बची है, समझ में आ गई, ये फर्स्ट TdS इक्वेशन से आया है, ठीक है। तो TdS इज इक्वल टू माइनस के T डेल सिग्मा अपॉन में डेल टी ए डी, इसको मैंने हीट लिख लिया, डेल क्यों माइनस के T। अब जो टेम्परेचर सिग्मा जो होता है ना, सरफेस टेंशन सिर्फ टेम्परेचर पर निर्भर करती है, एरिया पर निर्भर नहीं करती। एरिया कांस्टेंट हो, घटे बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको डेल सिग्मा अपॉन डेल टी DA लिख लेते हैं। समझ में आया? टोटल डेरिवेटिव मैंने लिख लिया। तो फॉर मोस्ट लिक्विड, मतलब सरफेस टेंशन जो होती है जनरली टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है और नियरली इंडिपेंडेंट होती है एरिया और किसी चीज़ पर, इसीलिए देखो इसको हमने कंप्लीट डेरिवेटिव फॉर्म में लिख लिया, है ना, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे की गई है। अब देखो तो मोस्ट लिक्विड्स के लिए क्या हो, ये तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो है टर्म नेगेटिव आएगी, सब सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, तो ये टर्म क्या आ गई, नेगेटिव। तो जब ये टर्म नेगेटिव आई है और यहाँ बाहर ऑलरेडी एक नेगेटिव लगा हुआ है, तो पॉजिटिव बन गया, है ना। और स्ट्रेचिंग में तो हमेशा हम जानते हैं DA पॉजिटिव ही होता है, तो सब कुछ पॉजिटिव आ गया, यानी जो डेल क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, यही तो है। तो यानी यदि आइसोथर्मल स्ट्रेचिंग होगी, यदि फिल्म इज स्ट्रेच्ड यानी DA ग्रेटर देन जीरो, आइसोथर्मल स्ट्रेच किया गया है, समझ में आया, तो मेरे पास क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी। तो सरफेस फिल्म क्या करेगी, हीट एब्जॉर्ब कर देगी, ठीक है। यदि स्ट्रेचिंग की बात होगी, वो कॉन्ट्रैक्शन की बात होगी, तो आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन में देखो क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा, है ना। DA नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, तीनों टर्म नेगेटिव, तो नेगेटिव यानी हीट क्या होगी, लेस देन जीरो, यानी हीट रिलीज होगी, ठीक है ना। समझ में आया? तो हमने आइसोथर्मल स्ट्रेचिंग पढ़ा है, तो हमने आइसोथर्मल कंप्रेशन भी पढ़ लिया, तो कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ लिया, लेकिन आइसोथर्मल स्ट्रेचिंग ऑफ सरफेस फिल्म रिक्वायर्स हीट इनपुट, यानी हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी हीट देनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट विद द फैक्ट दैट वर्क इज डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन एंड इज पार्शियली सप्लाइड बाय हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है ना। तो वर्क इज डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन, क्योंकि क्या होता है, सरफेस टेंशन टेंड्स टू मिनिमाइज द एरिया एंड इफ वी वांट टू इंक्रीज द एरिया देन वी हैव टू गिव सम हीट, है ना, वी हैव टू गिव सम हीट, दैट इज व्हाई वर्क इज डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन, ठीक है ना, बिकॉज इट वांट्स टू डिक्रीज द एरिया, है ना, समझ में, इट वांट्स टू मिनिमाइज द एरिया, ठीक है। सो इन केस ऑफ आइसोथर्मल स्ट्रेचिंग, बट वी वांट टू स्ट्रेच, तो इफ आइसोथर्मल स्ट्रेचिंग इज देयर देन वी हैव टू गिव सम हीट, ठीक है ना, समझ में। एडियाबैटिक स्ट्रेचिंग की यदि बात करें, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज जीरो आएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन यही है, तो ये तो टर्म जीरो हो गई। तो मेरे पास क्या आया, CA DT माइनस के T डेल सिग्मा में A, ये आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो मैं लिख सकता हूँ DT इज इक्वल टू T CA, है ना, और ये डेल सिग्मा अपॉन में डेल T। तो इट इज ऑल्सो वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विद द टेम्परेचर हियर ना, ठीक है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन D सिग्मा अपॉन DT। तो मोस्ट लिक्विड्स के लिए तो ये टर्म तो नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव आ गया। हम स्ट्रेचिंग की बात करें तो एरिया पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव आया, तो DT लेस देन जीरो आ गया, है ना। तो हमने क्या समझा, यदि हम स्ट्रेचिंग की बात करेंगे तो स्ट्रेचिंग की बात करें, कौन सी स्ट्रेचिंग, एडियाबैटिक स्ट्रेचिंग, तो डेल T क्या है,
लेस देन जीरो, यानी टेम्परेचर में गिरावट आई है ना। डेल्टा इज लेस देन जीरो, स्ट्रेच किया एडियाबैटिक स्ट्रेचिंग में, और चेंज क्या आ रहा है टेम्परेचर में, चेंज क्या आ रहा है फिल्म के टेम्परेचर में चेंज क्या आ रहा है, लेस देन जीरो, इट मीन्स कूल हुआ है। समझ में आया। कॉन्ट्रैक्ट की यदि बात करें, कॉन्ट्रैक्टिंग द फिल्म, तो एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्टिंग करनी है हमें, तो एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्टिंग में ये आ गया हमारे पास, तो ये तो कॉन्ट्रैक्शन भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव होता है, ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव हो गए, यानी डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। तो एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होगा, फिल्म गर्म हो जाएगी, यानी फिल्म का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, जो एडियाबैटिक स्ट्रेचिंग ऑफ अ सरफेस फिल्म लोअर इट्स टेम्परेचर व्हाइल एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन रेजेस इट्स, ठीक है ना, समझ में आया। डायरेक्टली एनालॉजी तो है ये, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है ना, और कंप्रेशन में क्या होता है, बढ़ता है, तो सेम चीज़ ही तो आ गया यहाँ पर भी, है ना, इट इज इन सेम एनालॉजी। वी हैव स्टडीड प्रीवियसली दैट एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस decreases the temperature and adiabatic compression of a gas increases the temperature, and it is in the same line with that, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।